देख लेते हैं 2025 जून में जो आपका पेपर आया है, क्योंकि 22 अगस्त से पहले पेपर्स पुराने आपको देखकर जाना ज़रूरी है। ये देखो, ये है CRTI SEC और 103 का पेपर बच्चों, ये देखो। और जुडिशरी एंड इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेचर्स इफेक्टिंग RTI। और देखो, ये पेपर अक्सर जो है, जो बुक है वो है इंग्लिश में। तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझती हूँ, तो हर विद्यार्थी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। तो इस पेपर को तैयारी मैं आप लोगों को कराऊंगी, और जो मैं कराती हूँ आपको, सिर्फ कराती नहीं हूँ, ट्रिक्स भी लाती हूँ, लाइन डायग्राम्स भी लाती हूँ, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट बैठ सके मेरे बच्चों। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर इज मैंडेटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट। देखो, इसके ऊपर वैसे मैंने सॉल्व पहले ही करा दिया है, फिर भी मैं ये जो पेपर है आप लोगों को मेरे बच्चों आज दिखा रही हूँ। ठीक है, तो जो ये डिस्क्लोजर है ये है सेक्शन 4(1)B। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? सेक्शन 4(1)B, ये वाला C वाला। ठीक है, अच्छा चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, RTI अधिनियम की किस धारा के तहत सक्रिय प्रकटीकरण जरूरी है? यही हिंदी में है, और इसी को इंग्लिश में क्या बोला है? प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। ठीक है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर यानी कि सक्रिय प्रकटीकरण। ठीक है, अच्छा अब आप लोग आगे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर? बजट एंड एक्सपेंडिचर, ये पूछा है। आई एम वेरी सॉरी बच्चों, एक तो मौसम में इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी तो एकदम गर्मी, कभी एकदम सर्दी ना। देखो, सक्रिय प्रकटीकरण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर? ठीक है, तो क्या रिक्वायर्ड नहीं है? बजट एंड एक्सपेंडिचर, नेम्स ऑफ RTI एप्लीकेंट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स, प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग। तो देखो, इसमें आपको RTI आवेदकों के नाम की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वतः प्रकटीकरण या सुओ मोटो के नाम से भी मैंने एक अलग से RTI प्लेलिस्ट में बनाई हुई है वीडियो। क्या होता है, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम खुद ही कंपनी की वेबसाइट पर लिखते हैं, जिससे काफ़ी चीज़ें एम्प्लॉयज़ के विषय में या कंपनी के विषय में लोगों को RTI लिखने की आवश्यकता ही ना पड़े मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसमें RTI आवेदकों के नाम के ही तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर मस्ट बी अपलोडेड, ये कैसे, मतलब जो हम स्वतः प्रकटीकरण करते हैं ये एनुअली होना चाहिए या मंथली होना चाहिए या वंस इन 5 ईयर वेन एवर पार्लियामेंट डायरेक्ट्स। ठीक है, सक्रिय प्रकटीकरण को अद्यतन किया जाना चाहिए, यानी अपडेट किया जाना चाहिए मंथली रूप से, ईयरली, या 5 साल में एक बार, या जब भी संसद निर्देश दे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, फिर भी जो छूट गए होंगे वो भी मैं आपको एग्जाम से पहले करवा दूंगी। विच अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर? तो कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार होती है सक्रिय प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए? तो क्या इसमें पार्लियामेंट है, या हाई कोर्ट है, या पब्लिक अथॉरिटी है, या RTI एप्लीकेंट? ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों को देना है। संसद, उच्च न्यायालय, सार्वजनिक प्राधिकरण, या RTI आवेदक। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज प्रोएक्टिवली? क्या 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 खुद ही हमें सूचना का स्वतः प्रकटीकरण कर देना चाहिए? ये जो क्लासिफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, वर्गीकृत खुफिया रिपोर्ट, मिनट्स ऑफ क्लोज डोर पॉलिटिकल मीटिंग्स, डायरेक्टरी ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़, प्राइवेट कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सक्रिय रूप से खुलासा किया जाना चाहिए? वर्गीकृत खुफिया रिपोर्ट, बंद कमरे में होने वाली राजनीतिक बैठकों के मिनट, अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका, या निजी पत्राचार बच्चों। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आगे चलते हैं। अंडर RTI प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर प्रमोट्स, RTI के तहत सक्रिय प्रकटीकरण को बढ़ावा मिलता है निगरानी के द्वारा, सरकारी गोपनीयता के द्वारा, पारदर्शिता और जवाबदेही, और राजनीतिक नियंत्रण। ठीक है, हु ओवरसीज कंप्लायंस विद प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर नॉर्म्स? मतलब इसमें कुछ कुल मिला के ये पूछा था कि RTI जो होता है ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर किस चीज़ को प्रमोट करता है बच्चों?
तो करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को। हु ओवरसीज कंप्लायंस विद प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर नॉर्म्स, कौन देखता है, देखो सक्रिय प्रकटीकरण मानदंडों के अनुपालन की देखरेख कौन करता है, तो होम मिनिस्ट्री, इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, जुडिशरी। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। सूचना आयोग, if proactive disclosure is not made it can lead to presidential action, judicial review, RTI applications, increasing all of the above, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम बच्चों जब आपको अगर कोई आंसर नहीं भी आता है, अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है तो 99% वो ठीक होता है। तो आपको ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी ही लगा करके आना है मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। यदि सक्रिय प्रकटीकरण नहीं किया जाता है तो इससे निम्न हो सकता है, ये सभी बढ़ सकते हैं भैया। राष्ट्रपति की कार्यवाही, न्यायिक समीक्षा, आरटीआई आवेदनों में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो ज़्यादातर आंसर केसेस में उपरोक्त सभी होता है, लेकिन जब आप ज़्यादातर सूचनाएं आपके जो है वेबसाइट पर नहीं होंगी तो क्या होगा, लोग आरटीआई डाल के पूछेंगे ही ना, तो आरटीआई एप्लीकेशंस में तो इंक्रीज़ होगा ही। इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज प्रोएक्टिवली इंक्लूड्स, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करनी होती है उसमें क्या क्या आता है, बैंक अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर, दिस इज़ नॉट राइट। मंथली सैलरी स्लिप्स, नॉर्म्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, ये सही है। पर्सनल मेडिकल थ्योरी, ये बिल्कुल गलत है। देखो पर्सनल मेडिकल जो थ्योरी है ये इसमें नहीं आएगी। देखो अधिकारियों के बैंक खाते, मासिक वेतन पर्ची, ये सब आ सकता है कार्यों के निर्वहन के मानदंड, लेकिन व्यक्तिगत चिकित्सा इतिहास, किसी की पर्सनल हिस्ट्री, इवन एक केस है जिसमें वाइफ ने हस्बैंड की जो है आरटीआई एक्ट में मांगी थी तो उसको भी नहीं दी गई थी। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर इज ए स्टेप टुवर्ड, ये जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है ये किसकी तरफ एक जो है कदम है, डिजिटल गवर्नेंस, सर्विलियंस स्टेट, ई गवर्नेंस, सीक्रेसी, कॉर्पोरेट कंट्रोल, डिजिटल शासन, निगरानी शासन, ई सरकार गोपनीयता, या कॉर्पोरेट नियंत्रण, ठीक है। अच्छा हम लोग आगे चलते हैं। गुड गवर्नेंस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट, तो ये जो गुड गवर्नेंस है ये किस फंडामेंटल राइट में आता है, सुशासन को किस मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है, अनुच्छेद 14, 19(1)(a), ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द राइट टू इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कौन सा वो केस है मेरे बच्चों, ये मैंने कराया है आपको और बहुत ढंग से ट्रिक से समझाया भी है। राज यानी कि राजनारायण का जो केस है, राज मतलब राज करना, यानी सरकार कैसे कार्य कर रही है उसके बारे में जानना, ऐसे ट्रिक से आपको याद करवाया है। मतलब किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में बरकरार रखा, तो वो कौन सा है, सी स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजनारायण, क्या ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजनारायण, यानी राजनारायण मतलब राज मतलब सरकार के काम काज की निगरानी, तो उसको ऐसे करके आपको याद करना है, सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में बरकरार किस में रखा है, राजनारायण के केस में। अच्छा आगे चलते हैं। जुडिशरी प्रमोट्स गुड गवर्नेंस थ्रू, जुडिशरी किस तरीके से गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती है, PILs के थ्रू, जुडिशियल एक्टिविटीज़म के थ्रू, या डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो बच्चों इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। न्यायपालिका निम्न के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देती है, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, निर्देशक सिद्धांत, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। अच्छा अब आगे देखो। इन विनीत नारायण केस द SC एम्फेसाइज्ड, विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया स्टेट सीक्रेसी पे या किस चीज़ पे ध्यान दिया, जोर दिया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ CBI एंड विजिलेंस, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी, प्रिवेसी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। क्या राज्य गोपनीयता पर जोर दिया, CBI और सतर्कता को मजबूत करने पर, या कॉर्पोरेट पारदर्शिता पर, या नौकरशाहों की गोपनीयता। अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों को ये सॉल्व कराऊं तो अवश्य कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। कमेंट में आप लोग यस, बस यस करके लिख दीजिएगा तो मैं आपको ये पेपर सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा चलो आगे। जुडिशियल गाइडलाइंस इनहेंस गवर्नेंस बाय इंश्योरिंग,
ये जो न्यायिक दिशा निर्देश यह सुनिश्चित करके शासन को बढ़ाते हैं क्या क्या। देखो, मैं एक पीआईओ हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की, कई सालों का मुझे अनुभव है। तो मुझे लगता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में ये आरटीआई विषयक सब्जेक्ट मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करके कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो आप बिल्कुल राइट जगह पर हैं। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे आरटीआई का पूरा मैं आप लोगों को उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले तैयारी कराऊंगी। आप लोग बस कमेंट में यस करके भेजिएगा। न्यायिक दिशा निर्देश सुनिश्चित करके शासन को बढ़ाते हैं क्या। प्रशासनिक स्वायत्ता, जवाबदेही और कानून का शासन, सख्त सेंसरशिप और आर्थिक विनियमन। ठीक है। अच्छा, अब हम पहुंचे हैं 16वें क्वेश्चन पे। न्यायपालिका निम्न के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। कैसे करती है वो ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित। तो कानूनों को रोकना, संवैधानिक व्याख्या, मंत्रालय बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में है प्रिवेंटिंग लॉस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, क्रिएटिंग मिनिस्ट्रीज, नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो आप लोग आंसर में यस जरूर लिखिएगा, और अब तक अगर वीडियो लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो करना ही है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन को बढ़ावा देता है। सरकारी आदेशों की गोपनीयता, नौकरशाही, अलगाव, नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शिता, जांच और संतुलन को हटाना, सीक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। देखो, इससे कैसे गुड गवर्नेंस होगा। ब्यूरोक्रेटिक इंसुलेशन, नौकरशाही अलगाव से कैसे होगा। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, दिस इज द राइट आंसर। रिमूवल ऑफ चेक एंड बैलेंस, जांच और संतुलन को हटाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इससे सुशासन कैसे बढ़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज टूल फॉर, जुडिशियल जो रिव्यू है वो किस चीज़ का टूल है। मीडिया रेगुलेशन, कंट्रोलिंग इलेक्शंस, और इंश्योरिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस, और बजट मैनेजमेंट। ठीक है। तो हिंदी में है न्यायिक समीक्षा एक उपकरण है। देखो, मीडिया विनियमन का तो कोई मतलब नहीं। ठीक है। चुनावों को नियंत्रण करना, सरकारी कार्यों की वैधता सुनिश्चित करना, बजट प्रबंधन। ठीक है। आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं आपको, अगर आप यस करेंगे तो ये पेपर पूरा सॉल्व करा दूंगी। द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर, आज के वीडियो में मैंने ये पढ़ाया है। सी, इसमें यहाँ पे सी यानी कि 1923 इज़ द राइट आंसर। अंग्रेज़ों के ज़माने में सूचना तक आम आदमी की जो है पहुंच नहीं थी, और काफ़ी चीज़ों में बाद में भी नियंत्रण ये वाले एक्ट के थ्रू, दी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के थ्रू बना रहा, जिसको आरटीआई एक्ट ने इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रभावी है। यानी अगर कोई सूचना आरटीआई एक्ट में पूछी जाती है तो उसका उत्तर दिया जाता है इस एक्ट से ऊपर है ये आरटीआई एक्ट। ठीक है। अच्छा, अधिकारिता, अधिकारिक गोपनीयता अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया है इसका आंसर 1923 में। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट प्राइमरीली एम्स टू प्रोटेक्ट, देखो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था वो प्राथमिक रूप से उसका उद्देश्य किस चीज़ की सुरक्षा करना था। तो ये नागरिकों के अधिकार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। सरकार की गोपनीयता और सुरक्षा, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, राजनीतिक दल के लिए नहीं था, कॉरपोरेट के लिए नहीं था, ये था गवर्नमेंट सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी के लिए। तो बी इज द राइट आंसर हियर। सिटीजन्स राइट के लिए बिल्कुल भी नहीं था, वो तो उल्टा उनके राइट्स को कम करता था। उनका सूचना तक ही अधिकार नहीं था उनको। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी नहीं था, कॉरपोरेट्स के लिए भी नहीं था। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अच्छा, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत किस प्रकार की जानकारी का खुलासा दंडनीय है। अच्छा, अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट डिस्क्लोजर ऑफ विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज पनिशेबल, मतलब आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम वही 1923 वाला, उसके तहत किस प्रकार की जानकारी का अगर खुलासा हो जाता है तो दंडनीय हो जाता है वो। पब्लिक रिकॉर्ड्स, क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, बजट डॉक्यूमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट, सार्वजनिक अभिलेख, वर्गीकृत सरकारी दस्तावेज और बजट दस्तावेज। तो ये सब जो है भैया बच्चों, अगर आप यस कहेंगे मैं आपको बता दूंगी ऑडिट रिपोर्ट। ऑफेंस अंडर द एक्ट इज कंसीडर्ड सिविल wrong, cognizable and non bailable, कंपाउंडेबल, नॉन कॉग्निजेबल। ओके, अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है सिविल गलत, संज्ञेय और गैर जमानती, समझौता योग और गैर संज्ञेय।
अच्छा, अब हम 23वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, मतलब आधे से ज़्यादा पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। द एक्ट इज समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग, एक्ट किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है? टू लिबरल, मतलब बहुत ज़्यादा लिबरल है। इसको ये कहा जाता है कॉलोनियल एंड वेग, प्रो ट्रांसपेरेंसी, आउटडेटेड बट नेसेसरी। मतलब ये जो अधिनियम है इसकी कभी कभी क्यों बुराई की जाती है? बहुत उदार है, औपनिवेशिक और अस्पष्ट है, पारदर्शिता समर्थक है, पुराना लेकिन आवश्यक। देखो, कौन सा मंत्रालय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का प्रशासन करता है? तो ये ऑप्शन इन लोगों ने दिए हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय। विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट? कौन सी मिनिस्ट्री इसको एडमिनिस्टर करती है? क्या डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, या एक्सटर्नल अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ? ठीक है। A person found guilty under Section 53 of Indian Penal Code may face imprisonment up to, देखिए कितने साल का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा? 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट? किसमें? 53 धारा में। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 अधिनियम के तहत जो दोषी व्यक्ति होता है उसको कितनी सजा हो सकती है? यह है क्वेश्चन। ऑप्शन दिए हैं 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और आजीवन कारावास। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आरटीआई एंड ओएसए कैन बी रिजॉल्व्ड अंडर, आरटीआई और ओएसए के बीच विवाद को निम्न के तहत सुलझाया जा सकता है। आरटीआई की धारा 8, आरटीआई की धारा 22, अधिभावी प्रभाव, अनुच्छेद 21, ओएसए की धारा 10, सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई, सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई, ओवरराइडिंग इफेक्ट, सेक्शन 21 और सेक्शन 10 ऑफ ओएसए। अब यह ओएसए क्या है मेरे बच्चों? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि आरटीआई और ओएसए यानी कि जो सीक्रेसी वाला जो अधिनियम है उनके बीच में विवाद को किसके तहत यहाँ पे सुलझाया जा सकता है बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब ये देखो 27 पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन, सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम कब लागू किया गया था? है ना, 51 में, 93 में, 5 में या 91 में? पर्पस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट इज टू, पर्पस क्या था पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का? डिस्क्लोज ऑल सीक्रेट्स, मैनेज, प्रिजर्व एंड अचीव गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, डिस्ट्रॉय ऑल फाइल्स, ट्रांसफर प्राइवेट रिकॉर्ड्स टू गवर्नमेंट। सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम का उद्देश्य क्या था? देखो, क्या सभी रहस्यों का खुलासा करना, या सरकारी अभिलेखों का प्रबंधन, संरक्षण और संग्रहण करना, पुरानी फाइलों को नष्ट करना, निजी अभिलेखों को सरकार को हस्तांतरित करना? तो बच्चों इसका क्या था? बी इज द राइट आंसर, सरकारी अभिलेखों का प्रबंधन, संरक्षण और संग्रह करना। अच्छा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग पब्लिक रिकॉर्ड्स एट द सेंट्रल लेवल? केंद्रीय स्तर पर सार्वजनिक अभिलेखों की देखरेख के लिए कौन जिम्मेदार है? पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, विधि मंत्रालय, अभिलेखागार महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्चीव्स और संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अब देखिए, पब्लिक रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स पर्सनल डायरीज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग पब्लिक बिजनेस, और बच्चों फिक्शनल बुक्स, प्राइवेट कंपनी रिकॉर्ड्स। देखो, सार्वजनिक अभिलेखों में क्या शामिल है? व्यक्तिगत डायरियां, सार्वजनिक व्यवसाय के दौरान बनाए गए आधिकारिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, काल्पनिक पुस्तकें, निजी कंपनी के अभिलेख। और सार्वजनिक अभिलेखों का अनाधिकृत विनाश है, 10 वर्ष के बाद अनुमति दी जाती है। एक आपराधिक अपराध आरटीआई के तहत प्रोत्साहित किया जाता है, सार्वजनिक बोर्ड के अधीन। ठीक है। अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, अलाउड आफ्टर 10 years, अ क्रिमिनल ऑफेंस इनकरेज्ड अंडर आरटीआई सब्जेक्ट टू पब्लिक वोट। ठीक है। Retention schedules for public records are determined by Parliament, Supreme Court, Records Officer and Archives and Election Commission। सार्वजनिक अभिलेखों के लिए अवधारण कार्यक्रम किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ठीक है, संसद,
सर्वोच्च न्यायालय, अभिलेख अधिकारी और अभिलेखागार और चुनाव आयोग। ठीक है, मतलब कितने समय तक भाई ये जो सार्वजनिक जो अभिलेख हैं इनको रिकॉर्ड कीपिंग इनकी की जाएगी, इनको सुरक्षित रखा जाएगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू किया गया? ये ऑप्शन है 50 में, 51 में, 1947 या 52। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर RTI इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस और पुलिस रिफॉर्म्स। तो ये मैंने आज ही कराया है आपको, अभी शाम को ही। तो यहाँ हो जाएगा कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, चुनाव। ठीक है, अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान है: RTI कार्यान्वयन, सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव, चुनावों का संचालन और पुलिस सुधार। विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन एज पर द एक्ट? तो भैया कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। ए कैंडिडेट इज डिस्क्वालिफाइड अंडर द एक्ट इफ कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम एंड सेंटेंस्ड फॉर, ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, मोर 6 मंथ्स और एनी इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अधिनियम के तहत किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाता है यदि उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और निम्नलिखित के लिए सजा दी जाती है: 1 वर्ष, 2 वर्ष या उससे अधिक, 6 महीने या कोई भी कारावास। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। द एक्ट इंश्योर्स इक्वल वोटिंग राइट्स, मीडिया सेंसरशिप, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, स्टेट सीक्रेसी। अधिनियम सुनिश्चित करता है समान मतदान अधिकार, मीडिया सेंसरशिप, न्यायिक स्वतंत्रता, राज्य की गोपनीयता। तो भैया जब ये चुनाव आयोग से संबंधित है, जनप्रतिनिधित्व है, तो समान मतदान अधिकार। ठीक है, अच्छा आप केवल 2 क्वेश्चन और बचते हैं। नामांकन पत्रों में गलत घोषणा के कारण हो सकता है क्या क्या? केवल जुर्माना, आपराधिक आरोप, अयोग्यता या बी और सी दोनों, यानी आपराधिक आरोप और अयोग्यता, यानी फाइन ओनली या क्रिमिनल चार्जेस और डिस्क्वालिफिकेशन, और क्रिमिनल चार्जेस और डिस्क्वालिफिकेशन बोथ। ठीक है, आगे है हमारा 39 क्वेश्चन। चुनाव याचिकाएं दायर की जाती हैं। इलेक्शन पिटिशंस आर फाइल्ड इन लोकसभा, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा में, चुनाव आयोग में, उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में। विच पार्ट ऑफ द एक्ट डील्स विद द करप्ट प्रैक्टिसेस? अधिनियम का कौन सा भाग भ्रष्ट आचरण से संबंधित है? पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 7, पार्ट 5। तो ये थी आज की मेरी पूरी वीडियो। तो जाने से पहले आप लोगों को यही कहूँगी, अगर आपको चाहिए कि मैं इसको सॉल्व कराऊँ तो कमेंट में आपको लिखना है यस। क्या लिखना है? यस। ठीक है, और यहाँ से जाना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। ठीक है, और जो बेल आइकन है बच्चों, उसको आपको ज़रूर से ज़रूर ही हिट करना है, क्योंकि बेल आइकन के बिना आप तक मेरी सभी वीडियोस पहुंचेंगी नहीं। और हाँ, लाइक तो अवश्य ही करना है, और कमेंट भी करें कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।